CDP for CTET Class 2. Which one of the following is not a limitation of the pre-operational thought? यानी कि इनमें से कौन सा एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की लिमिटेशन नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस की बात की है। उन 4 में से सेकंड स्टेज है ये आपकी, जिसको हम कह रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन मतलब एक रुकावट क्या नहीं है। इसका मतलब 3 चीजें ऐसी होंगी जो रुकावट होंगी और कोई एक चीज ऐसी होगी जो रुकावट नहीं होगी, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी वो उसकी विशेषता होगी। विशेषता क्या होती है? फीचर किसको हम कहते हैं? जो हमें किसी चीज में मतलब जो हमें विशेष बनाए या कुछ एड ऑन करे। मतलब मान लीजिए 4 चांद हैं तो 5वां लगाए, ठीक, उसी को तो विशेषता कहेंगे। लिमिटेशन तो वो है जो रुकावट है ना। जैसे कई लोगों के लिए लिमिटेशन उनका गुस्सा है, या लिमिटेशन कई लोगों के लिए जो ऑफिसेज में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, तो वो उनकी एक लिमिटेशन है। हालांकि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहना गलत होगा, बट उस एक काम के लिए, उस एक उद्देश्य के लिए, ठीक है बात। खैर, तो बात करते हैं कि कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है, मतलब विशेषता है। भाई क्वेश्चन एक तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुश्किल भी है, मतलब कंपैरेटिवली ऑप्शंस की वजह से भी, और नॉट भी लगा हुआ है तो ये डबल हो जाता है उस केस में, तो कई लोगों को कंफ्यूजन बनी रहती है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं: इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट और ईगोसेंट्रिसिज्म। अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबिलिटी की, तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है और हमसे पूछा है नॉट। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि अपलटावी का जो गुण है, यानी बच्चा अपनी सोच को पलट नहीं सकता, अनडन नहीं कर सकता। यदि अगर आपने आटे से बॉल बनाई है, या आटे से जो वो रोटी के लिए गोल गोल शेप बनाते हैं, तो उसके लिए वो शेप अगर एक बार बन गई है तो वो रोटी में कन्वर्ट होना मुश्किल है, और रोटी से उसको वापस से उसमें कन्वर्ट होना मुश्किल है। यानी बर्फ पानी बनती है और पानी को फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, इस चीज में बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ये है इरिवर्सिबिलिटी। अगर मैं बात करूं तो 3 + 2 5 होते हैं, और अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए कि 5 - 3 = 2 बचेंगे, तो उसको थॉट को रिवर्स करने में, विचार को पीछे ले जाने में प्रॉब्लम होगी। ये इरिवर्सिबिलिटी, और ये अभी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके संज्ञान का, उसकी थिंकिंग, उसकी इमेजिनेशन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी उतनी बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अपने थॉट को रिवर्स में नहीं ला पाता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये क्या है? ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है, यानी ये लिमिटेशन है, ये विशेषता नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो हट ही जाएगा, क्योंकि ये तो लिमिटेशन है, तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन। बाकी के 3 ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। आज ये वाला क्वेश्चन तो समझना ही पड़ेगा आपको हमेशा के लिए, अगर कंफ्यूजन दूर करनी है तो। बी ऑप्शन है टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी ऑप्शन को लेकर के होती है कि हमें लगता है कंसंट्रेट करना तो बड़ी अच्छी बात होती है, इसको आप लिमिटेशन नहीं है में शामिल करना चाहिए था, ये तो विशेषता है। बट अगर आप प्री ऑपरेशनल थॉट की बात करें तो 2 चीजों की बात की है प्याजे ने, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या है कि आपने एक जो आपका थॉट है, या एक ही विशेषता पर, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पर किसी एक चीज के पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, मतलब टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। भाई कॉन्सेंट्रेट करना एक डिफरेंट चीज है, जिस ध्यान की आप बात कर रहे हैं, बट यहां इस कॉन्टेक्स्ट में, इस थियरी के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है सिर्फ किसी एक चीज की एक ही विशेषता पर, या एक ही उसके कैरेक्टरिस्टिक पर, एक ही उसके एक फीचर पर ध्यान फोकस करना। जैसे मान लीजिए 4 पेन है उसके सामने, या ये एक पेन है, तो उसको सिर्फ इसकी हाइट ही दिखे, या तो यानी वो उसकी हाइट के टर्म में ही सोच पाए, भाई ये लंबा है, ये छोटा है, ऐसे देख पाए, या फिर वो इसके कलर के बेसिस पर ही देख पाए, उसकी सारी विशेषताएं ना देख पाए। जैसे इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है, इसमें ब्लैक ऊपर कलर है, व्हाइट एक आगे निडल है, इस तरीके की जो चीजें हैं, तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं देख पाता। इसका मतलब सिर्फ एक चीज पर टेंडेंसी है कॉन्सेंट्रेट करने की, और वो नेगेटिव है, क्योंकि बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा बच्चा, यानी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर जोर है। क्लियर हो गई बात यहां तक की कि नहीं? अगर हो गई हो तो बता दो कमेंट करके। फिर है ईगोसेंट्रिसिज्म। ये जो सेंट्रेशन है, ये एक तरीके से टाइप ही है ईगोसेंट्रिसिज्म का, कि वो बाकी पक्ष देख ही नहीं पाता किसी एक चीज के। मतलब सारे जो उसके फादर हैं, वो उसको लगता है कि वो भाई नहीं हो सकते किसी के, बस उसके फादर ही है, ना किसी के हस्बैंड है वो। ठीक, या फिर अगर हम कहें तो सारे जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो उसको पापा कहने लगता है। मतलब एक ही टेंडेंसी पर फोकस है, वो है मेल होने पे, और सारे मेल उसके लिए पापा वाला काम कर रहे हैं, मतलब बोलने के लिए उसको लग रहा है वैसा। ठीक, तो ये एक बात है। तो ये एक टाइप का, इसको ईगोसेंट्रिसिज्म ही कहेंगे। अगर मैं बात करूं ईगोसेंट्रिज्म की, तो ये तो ऑब्वियसली है ही कि बच्चा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं देख पाता, वो ये
ऐसा फील करता है अपने एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा वो किसी चीज के बारे में फील करता है वैसा सब फील करते होंगे, जो उसकी फेवरेट चीज है वो सबकी फेवरेट चीज होगी, यानी सेल्फ सेंटर्ड है। और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक। क्योंकि जब आप बाकी पर्सपेक्टिव ही नहीं देख पाएंगे, बाकी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ही नहीं देख पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट व्यू में ही नहीं देख पाएंगे किसी एक प्रॉब्लम को, सॉल्व कैसे करेंगे, फिर तो बायस्ड ही रहेंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है यहाँ, वो है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। सिंबल्स का डेवलप होना बहुत ही बेहतर बात है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है और ये जीवन पर्यंत चलता है। आज भी आप अपने सिंबल्स, कितने सारे सिंबल्स हैं उनके थ्रू सीख रहे हैं, लैंग्वेज में भी सिंबल्स ही हैं इतने सारे जिनके थ्रू आप सीख रहे हैं। मतलब सिंबल्स जो हैं वो बेहतर हैं, वो लिमिटेशन नहीं होता। सिंबॉलिक थॉट, सिंबल्स को पहचानना, उससे जुड़ना, वो पॉजिटिव है। और ये कब आता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आएगा, 2 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब क्वेश्चंस को थोड़ी स्पीड से देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टेटमेंट एन इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब कि एक स्टेटमेंट है कि एक प्री कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के शारीरिक विकास का ध्यान रखा जाए। ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है कि बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट हेल्दी दिया जाए, यानी उसका शारीरिक विकास अच्छा हो। पहला ऑप्शन है ये अनट्रू है, गलत बात है कि शारीरिक विकास पर जोर ना दिया जाए, या फिर मे बी इनकरेक्ट है, मे बी गलत है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस, यानी ये बात सही है क्योंकि जो शारीरिक विकास है वो सबसे ऊपर है बाकी सभी विकास के प्रकार में। या फिर फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स। जो आपका शारीरिक विकास है वो बाकी के जो डोमेन है, बाकी के जो एस्पेक्ट हैं, बाकी के जो टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, उनसे भी जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो सिर्फ शारीरिक विकास, आपके संज्ञानात्मक, आपके संज्ञान, आपके इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट से भी, आपके सोसाइटी के यानी सोशल डेवलपमेंट से भी, आपके इमोशनल डेवलपमेंट से भी, सभी से जुड़ा हुआ है क्योंकि डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। ठीक, तो आंसर होगा डी, ना कि ये कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ऊपर है। ऊपर और नीचे की बात हमने कहीं नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ पढ़ा है कि डेवलपमेंट के 4 टाइप्स हैं या डोमेन्स हैं ब्रॉड। वो 4 क्या हैं, PCSE, PCS फिजिकल यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, एस फॉर सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी सामवेगिक। तो सिंपल बात हो गई, डी आंसर इसका हो गया। क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस्ड द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स। इट मे बी कोनेटेड एज, मतलब क्रिस्टीना क्या है, एक टीचर हैं, वो अपनी क्लास को एक फील्ड ट्रिप पर ले गई। फील्ड ट्रिप मतलब दर्शन पर, किसी एक जगह को, मान लीजिए ताजमहल दिखाने ले गई। वापस आने के बाद आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस्ड द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स। उन्होंने डिस्कस किया ट्रिप को अपने स्टूडेंट्स के साथ, या कुछ पूछा उस ट्रिप के बारे में। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है, लर्निंग फॉर असेसमेंट है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट है। बहुत बढ़िया अंजलि। तो ये लर्निंग ऑफ असेसमेंट या फॉर असेसमेंट तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने 3 चीजें सिंपली पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, फटाफट से आंसर करो। खान सोनू थैंक यू, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। ए, एग्जैक्टली, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग का जो एक्सपीरियंस था वो आप दे चुके हैं बच्चों को, आप उनको फील्ड ट्रिप पर ले जाने के बाद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। दैट मीन्स लर्निंग हो चुकी है, अधिगम हुआ है, उसके बाद आप आकलन कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद आप असेस कर रहे हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर जाने से पहले या दौरान होता तो फॉर लर्निंग कहते, अगर स्वयं बच्चे अपना असेसमेंट कर रहे होते पीयर ग्रुप में तो एज कह देते। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर आपने CCE वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो सर्च कर लीजिए, वो वीडियो सब यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। दी स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, भाई एक स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं, एक स्टेटमेंट है क्या, मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, यानी जो पुरुष हैं वो महिलाओं से आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं या अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो एक बार आंसर कर दीजिए कि ये ट्रू है, मे बी ट्रू है, शोज जेंडर बायस, या इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। जरा बता दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान दे दी मैं भी, हम भी जाने क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, उससे एक पॉजिटिविटी होती है और ज्यादा लोगों तक जो सच में तैयारी कर रहे हैं उन तक एक क्वालिटी पहुंच पाती है। सी मतलब शोज जेंडर बायस, एग्जैक्टली
अगर मैं बात करूं तो ये लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। कैसे? अगर मैं बात करूं, जब भी आप दोनों में से किसी एक साइड झुक रहे हैं, दैट मीन्स जो मैन है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है वुमेन से, महिला जो है वो बेचारी है, या वॉट एवर इट इज, या मैथ्स में ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे लड़के, या इस तरीके की जो चीजें हैं, इन सब का कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है। ठीक है, ये हमने पूर्वाग्रह बनाए हुए हैं। अब जनरली इसमें एक परसेप्शन बनता है कि जो पुरुष हैं कि वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं महिलाओं से, या बाकी चीजें अच्छी करते हैं, जनरली हमने इंटेलिजेंट कह दिया। उसके पीछे एक कारण भी है हमारे जैसे विकासशील देश में कि आपने महिलाओं को मौके दिए नहीं। जब मौके नहीं मिलेंगे किसी को, आपने ही सारी दुनिया को संभाल करके रखा, उनको कहा घर में रहो, तो ऑब्वियसली वो जनरेशंस बाय जनरेशंस दबते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस में कोई कमी हुई। ठीक, तो आंसर क्या हुआ? शोज जेंडर बायस। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होंगे। ठीक है, जेंडर बायस, एक क्वेश्चन जेंडर पर जरूर आता है आपका, फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स है। जब भी आप एक तरफ झुके हुए हैं यानी आप जेंडर बायस हैं। अगर आप पुरानी रीति रिवाज को मानते हुए आ रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, मैथ्स में ज्यादा लड़के अच्छे होते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। तीनों बातें लगभग सेम ही हैं, थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का। मूल्यांकन भी कहना गलत होगा, असेसमेंट यानी आकलन का। मूल्यांकन भी यहां लिखा हो सकता था। असेसमेंट से एक क्वेश्चन जरूर, सीसी जो आपका टॉपिक है, एक क्या कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करने के लिए, या फिर थैंक यू रविंद्र, या फिर टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, या फिर टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। 4 ऑप्शन हैं, एक ही सही होगा। बिल्कुल दलजीत, आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन, टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर बात असेसमेंट की चल रही है तो बेस्ट वे हो सकता है, हम इसलिए करते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसको जान सकें, आगे कैसे इंप्रूव करना है इसको जान सकें, कहाँ गलती है या कहाँ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग या गैप कहाँ है उसको जान सकें और उसको फिल कर सकें। तो मेन पर्पस ये है। मेन पर्पस गलतियां निकालना नहीं है, कितना उन्होंने अचीव कर लिया ये जानना नहीं है। ये हो सकता था इफ डी ऑप्शन वाज नॉट देयर। ठीक, तो उस केस में ये हो सकता था। और ऐसा नहीं है कि एक बच्चों को आपको भेजना है आगे कि नहीं, वो फिर इवेल्यूएशन भी लिख सकते थे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन वो है जिसमें बच्चे की भलाई शामिल हो, सिर्फ मार्क्स शामिल ना हो। तो उस केस में रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में हिंदी इंग्लिश में भी मिलेगा, सीडीपी में भी मिलेगा आपको। डायग्नोस्टिक क्या है? निदानात्मक शिक्षण कह देते हैं, निदानात्मक परीक्षण भी कह देते हैं कई बार। मतलब आप डायग्नोज कर रहे हैं, रीजन का पता लगा रहे हैं, कारण का पता लगा रहे हैं कि गैप कहाँ है लर्निंग में। जैसे डॉक्टर पता लगाएगा कि बीमारी क्या है आपको, उसी तरीके से आप पता लगाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट करके कि भाई समस्या है कहाँ बच्चे को। उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं, यानी कि आप उपचारात्मक शिक्षण करते हैं कि हो सकता है आप जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनको दोबारा पढ़ा रहे हो एक अलग तरीके से। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। भाई हम ये जानते हैं मानव विकास जो है वो बहुत सारे सिद्धांतों पर बेस्ड है। उनमें से कई सिद्धांत हमने समझे भी हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, स्पाइरल वर्सेस लीनियर। इसके अलावा कितने सारे तो आपके हैं डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? नॉट पूछा है, कल से फिर से वही बात याद करेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट दिया है, एक्सेप्ट दिया है, लीस्ट दिया है, ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, सीक्वेंशियलिटी नहीं है यानी अनुक्रमिकता, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट कहेंगे, सामान्य नहीं कहेंगे। ठीक, रिवर्सिबल यानी कि प्रतिवर्ती। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, यानी बैक गियर नहीं लगेगा डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं हो गया ना कि आज आप डेवलप हो गए और कल आप फिर से 0 हो जाएंगे। आज अगर आप 10 साल के हो गए कल 2 के तो नहीं हो सकते। ठीक, तो उस केस में सिर्फ एज की ही बात नहीं है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रोग्रेसिव चेंजेस को, बढ़ते हुए प्रगतिशील परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, जो एक ऑर्डर में चलते हैं, जो स्टेजेस में भी चलते हैं कई बार। अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूटी यानी वूम टू टूम, आपके गर्भ से कब्र तक जाएगा, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूअस है, चेंज होता रहेगा। फिर है सीक्वेंस में होगा, भाई पहले इन्फेंसी है, फिर आपका चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, तो एक सीक्वेंस है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, सीक्वेंस है। सभी के लिए सीक्वेंस सेम है।
ठीक, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब जब हम जन्म लेते हैं या धीरे धीरे पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करता है, फिर वो स्पेसिफिक करना शुरू कर देगा। अगर आप उसको शुरुआत में कुछ चीज पकड़ने के लिए भी कहेंगे तो वो पूरी बॉडी को आगे बढ़ाएगा, बाद में वो जस्ट एक हाथ को ऐसे करके भी पकड़ सकता है। यानी कि सामान्य पूरी जो बॉडी को वो यूज करता था उससे अब वो विशिष्ट एक्टिविटीज करने लगा जिसमें कुछ एक स्पेसिफिक एक दो मसल की ही जरूरत हो, एक दो फिंगर की ही जरूरत हो, क्या पता, तो वो ऐसी एक्टिविटीज करने लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है विकास का। ध्यान से पढ़िएगा, ये इस बार आया हुआ क्वेश्चन है और वो भी पहले पूछा था। अब इन दो क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको, फटाफट से आंसर कीजिए। नेक्स्ट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बी कह रहे हैं आप लोग। एग्जैक्टली, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। अब इसमें कंफ्यूजन एक जगह क्रिएट हुई हमें कि ये मॉडिफिएबल कैसे है ना, मॉडिफिएबल कैसे है। हमने मान लिया डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी वातावरण और आनुवंशिकता, आपके जीन्स और आपका पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, 100% बात सही है। लाइफ लॉन्ग है यानी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा, वूम टू टूम जाएगा, सही है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, मॉडिफिएबल का मतलब ये है यहां कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं कुछ, या फिर कहें क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ही नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई तो कम नहीं हो सकती, साइकोलॉजिकल तो चेंजेस आ रहे हैं ना आप में। आप हो सकता है कल जितना गुस्सा करते हो आज नहीं कर रहे हो, या बहुत सारी चीजों में थॉट के लेवल पर आप में चेंजेस हैं, तो साइकोलॉजिकली या कॉग्निटिव रूप से तो आपके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं, या मॉडिफाई आप कर सकते हैं अपनी समझ को। ठीक, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अगर सारे एस्पेक्ट को मिलाएं तो ये भी एक प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स, देखो यूनिवर्सल कहना शायद यहां तक चल जाती बात, लेकिन जैसे आपने कहा कि कल्चर पर कोई प्रभाव, कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम नहीं मान सकते। आप जिस देश में या जिस भी जगह रहते हैं, वो जो आपकी संस्कृति है वो आपके विकास को प्रभावित करेगी, क्योंकि एनवायरमेंट आपका प्रभावित करेगा आपको, और ये जो बात है ये एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगी। तो बी ऑप्शन है, ठीक, सिंपल है बात। तो दो अलग चीजें हैं, रिवर्सिबिलिटी अलग चीज है कि रिवर्सिबल होना वो प्रिंसिपल नहीं है, उसका रीजन है कि वापस नहीं जा सकते हो आप, ठीक, और दूसरा जो है ये मॉडिफिएबल है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने दोनों को ढूंढ करके एक साथ लगाया है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। भाई अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा एक वो पीरियड है जब फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि और विकास सबसे तेजी से होते हैं। रैपिड पेस मतलब बहुत तेजी से होंगे, यानी बच्चा शारीरिक रूप से बहुत तेजी से विकसित हो रहा होगा। पहला ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, फिर है आपका एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, देन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, एंड लास्ट वन इज योर अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज्यादा हमने ये समझा है, सबसे तेजी से जो फिजिकल ग्रोथ होती है जन्म के बाद वो है इन्फेंसी में, जन्म से 2 वर्ष इतनी तेजी से बच्चा बढ़ेगा। अगर उसका रेशो देखें तो वो किसी और साल में उतनी तेज नहीं बढ़ा है फिजिकली। तो इन्फेंसी में सबसे ज्यादा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा, ठीक, फिर लेटर चाइल्डहुड में कम हो जाएगी और एडोलेसेंस में एकदम से बढ़ेगी। तो कह सकते हैं अगर हम बात करें तो इन सबसे ज्यादा कहां पर है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 0 to 2 और 2 to 6 ईयर्स, यानी टिल 6 ईयर्स बहुत ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। ठीक है बात, तो ये सिंपल सी बात है। और अर्ली चाइल्डहुड एक और चीज के लिए बड़ा फेमस है, जहां से सीटेट को बहुत प्यार है, वो है अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव यानी संवेदनशील या क्रिटिकल पीरियड है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास सबसे तेजी से होगा अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 2 से 6 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। 2 प्रकार के सोशलाइजेशन है, हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया, एक चैप्टर है सोशलाइजेशन, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, हिमांशु सिंह आगे टाइप करके। तो एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य कह सकते हैं इसको, प्राथमिक कह सकते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी यानी गौड़। तो 2 प्रकार के सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार करेगा, उसके बाद सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाएगा, आपके आसपास की बाकी चीजें आ जाएंगी। कौन सा एक एग्जाम्पल है या कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो परिवार के बाहर है। परिवार में कभी भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं होगा, परिवार वो पहली प्राथमिक जगह है, प्राइमरी प्लेस है जहां से आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरू हुआ, यानी आपका सामाजिकरण क्या है, समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून की जो प्रोसेसेस हैं उनको आप सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो स्कूल एंड मीडिया होगा, हो सकता है मीडिया एंड नेबरहुड होगा,
मे बी फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड फ्रेंड्स ये तो जीवन में नहीं होंगे, क्योंकि परिवार हमेशा प्राइमरी में आएगा और स्कूल हमेशा सेकेंडरी में। बाकी आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ नेबरहुड को इन्होंने फैमिली तक में कंसीडर कर लिया है, इसलिए बी ऑप्शन को सही नहीं माना है, क्योंकि मीडिया तो सेकेंडरी में है ही। तो स्कूल एंड मीडिया, ऐसा भी होगा कई बार नेबरहुड को ये लोग सेकेंडरी में डाल देंगे, लेकिन आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है यहाँ कंफ्यूजन से बचने के लिए। एक तो स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होगा, और दूसरा फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगी, प्राइमरी होगी। तो अगर आपको दो चीजें पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों के बेसिस पे आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका मिनिमम आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई नहीं रोक सकता और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है, या मैं कहूं सारी जो बिल्कुल बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसको हम बोलते हैं राड की जड़, वो क्या है पूरे साइकोलॉजी में या बाल विकास में, वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। भाई आप अगर उठा करके देखें अपने बारे में या खुद को ही उठाएं तो विकास में और है क्या, क्या है? गुणनफल है विकास किसका? आनुवांशिकता और पर्यावरण का। आप इन दो चीजों के इंटरेक्शन के अलावा और हैं क्या? या तो आपको चीजें जीन्स से मिली, अपने पहली पीढ़ी से मिली, या फिर आपने एनवायरनमेंट से सीखा, या दोनों के इंटरेक्शन से सीखा। तीसरा आपको कुछ नहीं पता, आप हैं ही नहीं कुछ भी इनके अलावा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो फटाफट से आंसर कीजिए थोड़ा सा। दीपिका ठीक है बात, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ये जटिल है, इतना आसान नहीं है कि ये कह दिया कि ये इतना % हेरिडिटी, इतना % एनवायरनमेंट, ऐसा कोई रेशो नहीं है। ये हम वुडवर्थ कहते हैं कि विकास में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का बराबर का रोल है, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। 50-50% की बात नहीं हो रही है, यहां प्रोडक्ट है, गुणनफल है। कुछ क्षेत्र में जो हेरिडिटी है वो ज्यादा प्रभावी होगी, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी बॉडी टाइप, आपका इवन इंटेलिजेंस भी, और एनवायरनमेंट जो आपका न्यूट्रिशन, आपकी एजुकेशन, फूड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुछ क्षेत्र में एनवायरनमेंट ज्यादा प्रभावशाली है, कुछ में हेरिडिटी, और दोनों मिलकर के इंटरेक्ट करके आपको विकसित करते हैं। तो हम सिर्फ जेनेटिक कोड को नहीं कह सकते, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते, और एनवायरनमेंट को भी खाली हम सही नहीं कहेंगे।